नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाक को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की वार्निंग। पाक को नक्शे में बने रहना है या इतिहास बनना है, ये वो डिसाइड करे। आतंक का समर्थन किया तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को मजबूती से जवाब दिया जाएगा, आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर की वार्निंग। पाक को नक्शे में बने रहना है या इतिहास बनना है। आतंक का समर्थन किया तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को मजबूती से जवाब दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर की वार्निंग। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद सर का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए जानकारी। पाक को आर्मी चीफ की वार्निंग। आतंक का समर्थन बंद करे पाकिस्तान, नहीं तो नक्शे से मिट जाएगा। आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। आतंक को पाक सेना का समर्थन। पाक आतंकी कैंपों पर हमारी नजर बनी हुई है। भारत को खतरा हुआ तो हमला करेंगे। तस्वीर साफ है, लेकिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर को एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। Pakistan gives a chance again for continuation of Op Sindoor. Will we hit them hard or harder? Objectives. And if anything we don't know about Op Sindoor of the last series, anything which you want to divulge, if you are in that mood, sir. Anything specific which nobody knows? I think that's in the domain of classified information. But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. तो आर्मी चीफ ने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। मैसेज पाकिस्तान को बिल्कुल साफ है कि अगर आपने अपनी आतंक की फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया तो फिर भारत इनको परमानेंट ही बंद कर देगा। दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ मेजर जनरल एसके सिंह सर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। जय। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर साहब। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल एसके सिंह सर आपके साथ मैं करना चाहूँगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर का यह बयान कि पाकिस्तान को धरती के नक्शे पे रहना है या नहीं रहना है, ये उसको डिसाइड करना है। वर्तमान में रहना है या भूगोल में रहना है, ये उसको डिसाइड करना है। किस प्रकार से आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर के इस बयान को हम देखें उस वक्त जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं राजेश जी। देखिए, ये चीफ ने जो बोला है बिल्कुल सही शब्दों में, बड़े साफ शब्दों में जो है ये धमकी नहीं है, क्योंकि ऑप सिंदूर जो है ऑलरेडी चल रहा है। जो भी कभी भी एक भी अगर हमला हुआ, जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत इस पे तुरंत कार्रवाई होगी। और वो कार्रवाई भी ऑफ कोर्स पहले तो टेररिस्ट जितने भी कैंप्स हैं अक्रॉस वहीं से ही होगी। पिछली बार भी ऑप सिंदूर की स्टार्ट ऐसे ही हुई थी, वो तो एस्केलेट हुआ उसके आगे, वो चीज़ अलग है। तो ये इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब जहाँ तक रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, तो इसके पीछे थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो इट शुड बी टेकन सीरियसली। ये कोई मजाक या कोई धमकी की बात नहीं है। इट कैन सीरियसली, ये जो है इसको अमल में लाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल और मेजर जनरल एसके सिंह सर की, क्या वाकई में एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ते हुए दोनों देश दिखाई पड़ रहे हैं? जिस प्रकार से सरहद के उस पार से बयानबाजियां हैं, भारत की तरफ से जिस प्रकार की चेतावनियां दी जा रही हैं, और जिस प्रकार से जो मिलिटेंट कैंप हैं वो फिर से एक्टिव हुए हैं, क्या एक बड़ी क्योंकि एक कुछ ऐसी खुफिया रिपोर्ट भी आ रही हैं कि टेंशन दोनों देशों के अंदर लगातार बढ़ रही है। देखिए, बर्फ जितनी है वो सब मेल्ट हो चुकी है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। मैं पाकिस्तान जरूर कोशिश करेगा कि मिलिटेंट्स को जो है अंदर इन्फिल्ट्रेट किया जाए और गतिविधियां जो है फिर से बढ़ाई जाएं।
लेकिन ये चेतावनी इसीलिए इसी स्टेज पर बहुत ज़रूरी है कि अगर एक भी घटना हुई तो उस पे भारत का जो ऑप सिंदूर जो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, इट्स जस्ट अ सीज फायर है, एक तरीके से टेम्परेरी हॉल्टेड है लेकिन चल रहा है, उसके अंतर्गत कोई अलग से ऑपरेशन हमें बतलाने की जरूरत नहीं है। ये तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करनी भी चाहिए, क्योंकि ये काफी हो गया, ये इतने साल हो गए हैं इसी चीज को, और आफ्टर ऑल कब तक बर्दाश्त करेगा। और यही एक मुद्दा ऐसा है जो पाकिस्तान भारत के बीच में आता है रिश्तों को लेकर। ओके, तो ये हमेशा के लिए इस चीज को अगर खत्म हो जाएगा तो बेटर रहेगा, और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो क्या चूज करना चाहता है, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, क्योंकि अब की जब कोई भी हमला होगा तो वो फिर मतलब आर या पार की ही बात रहे। ओके, वो लिमिटेड स्ट्राइक नहीं होगी अब। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जिस प्रकार से दोनों देशों के रिश्ते हैं, बीच में कुछ नेताओं की ऐसी बयानबाजी भी आई कि बातचीत और भारत और पाकिस्तान को करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप हो या दोनों देशों के रक्षा मंत्री हों, दोनों तरफ से कड़े और बड़े बयान दिए जा रहे हैं। क्या एक टेंशन धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रही है डॉक्टर साहब? देखिए, नेक्स्ट लेवल पर तो पहुंचने का सवाल उठता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है। उनको आतंकवादियों को पालकर उनको भारत में अशांति फैलाने का उनका एकमात्र रास्ता है, जिससे कि वो अपनी जो प्रादेशिक समस्याएं हैं, उनके देश की अपनी गरीबी है, वहाँ पर जो है तेल की कमी है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जनता भूखा मर रही है, भीख का कटोरा लेकर सब जगह जाते हैं, उनको लात मार के भगा दिया जाता है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पर हकीकत यही है। अब दूसरी चीज जो अभी नई हुई है, उनको विश्वास ये था कि अरब और में जो कुछ भी गड़बड़ चल रही है वो उनको अपना ब्रदर मानते थे। उन्होंने भी अब जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात ने उनको जो कर्जा दे रखा था, रोल ऑन करने से मना कर दिया और वापस लौटाने का बोला है, इससे वो हड़बड़ा रहे हैं। और यही एक कारण है उनके खुद के यहाँ पर जो टीटीपी जिसको कि तहरीले तालिबान पाकिस्तान बोलते थे, इसका जन्म किसने किया था? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने किया था। हेनरी क्लिंटन ने तो साफ कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो एक दिन आपको काटेंगे। और अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने जिस तरीके से एक फौजी कैंप के ऊपर हमला किया था, 37 जवान मर गए थे, सैकड़ों घायल हो गए, तो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान जो है और आतंकवादियों का गढ़ रहा है, फैक्ट्री रही है, और वही आतंकवादी पाकिस्तान को अब डस रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी जनता का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दूर करने के लिए, ध्यान बांटने के लिए, भटकाने के लिए वो हमेशा भारत में गड़बड़ कराने की कोशिश करता है। और इस समय चूंकि देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिससे सिद्ध हो गया कि भारत की मजबूत स्थिति है, भारत का सम्मान दुनिया के सब लोग कर रहे हैं। वो लोग जिनको कि ये विश्वास मान के चलता था कि ये तो मुस्लिम उम्मा के लोग हैं, वो भी अब भारत की ओर जो है एक नेतृत्व की निगाह से देखने लगे हैं। ये सब पाकिस्तान को बच नहीं रहा है, इसीलिए वो इस तरह की समय समय पर हरकतें करता है। लेकिन इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर 1 में साफ कर दिया है, बता दिया है, सिद्ध कर दिया है कि अब अगर ऑपरेशन 2.0 सिंदूर का चलाना पड़ा तो फिर आपकी खैर नहीं है। ठीक है, का हुआ शुरू होगा जो कभी किसी ने सोचा। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटता हूँ, एक और बड़ी खबर है उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूँ। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। ईरान पर फिर से हमले कर सकता है अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल ने टारगेट लिस्ट को तैयार कर लिया है। आईडीएफ और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की अहम मीटिंग, खार्क आइलैंड और परमाणु सेंटर होंगे इस बार निशाना। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, ईरान पर फिर से हमले कर सकता है अमेरिका। अमेरिका इजराइल ने टारगेट लिस्ट को तैयार कर लिया है। आईडीएफ और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की अहम मीटिंग भी हुई। खार्क आइलैंड और परमाणु सेंटर होंगे निशाना। ईरान पर फिर से हमले कर सकता है अमेरिका। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। अमेरिका इजराइल ने टारगेट लिस्ट को तैयार कर लिया है। आईडीएफ और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की मीटिंग हुई है। खार्क आइलैंड और परमाणु सेंटर इस बार निशाना होंगे। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं ग्राफिक्स के जरिए। डिटेल से सारी जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ईरान पर फिर हमला करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा खत्म हो चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की और
इजराइल की अहम मीटिंग हुई है। ईरान को लेकर नए टारगेट तैयार किए जा चुके हैं। इसमें कुछ मिसाइल फैक्ट्रियां हैं, कुछ प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं और सैन्य अड्डे, कमांड सेंटर शामिल हैं IRGC के, जो नई टारगेट लिस्ट में शामिल हैं। हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच टेंशन बनी हुई है। परमाणु हथियारों को लेकर टेंशन है और 50,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती खाड़ी के देशों में की जा चुकी है, क्योंकि इस प्रकार की भी खबरें हैं कि जवानों को ट्रंप के आदेश का इंतजार है और ग्राउंड ऑपरेशन भी अमेरिका यहां पर कर सकता है। खाड़ी के देश भी चाहते हैं कि हमले हों और अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान भी अपनी तैयारियां कर रहा है। ये कुछ 2 तस्वीरें हैं, 2 विन है हमारे पास, उसको प्ले कर दीजिए। उसके बाद ईरान की तरफ से अमेरिका को जवाब दिया गया है, उसको प्ले कर दीजिए। उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। میگن بسته رو بگیرید لطفا. گرفتین؟ فشنگ افتاد. فشنگ افتاد، یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید. بچکونم یه گوله داریم؟ نداریم. داریم؟ 2 تا گذاشتم. مطمئنی؟ آره. امتحان کنیم. امتحان کنم؟ چیکار کنم؟ امتحان کنیم. خب سید صدا بردارمون شماره اموال میکروفون. نه صداش انقدر زیاد نیست. آره صداش اینطوری نبود، زیاد نبود. این نکته که هستش، چیزی که آی موجی رعایت ईरानी एंकर को IRGC कमांडर AK-47 की ट्रेनिंग देते हुए कहा जा रहा है कि आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान की जनता अमेरिका को जवाब दे। کوچکترین عبوری رو برای دشمن نمیدن انشالله. مردممون خاطرشون جمع باشه تا این قهرمانان، تا این دلاوران در خطی نیلگون خلیج فارس و تنگه هرمز حضور دارن، هرگز پای دشمن نه به جزایر نه به ساحل ما نخواهد رسید. वहीं ईरानी कमांडर का कहना है कि हमारे पोर्ट्स तक, हमारे बंदरगाहों तक अमेरिका नहीं पहुंच पाएगा, हम समुद्र में ही अमेरिका की कब्रगाह बना देंगे। एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। मेजर जनरल SK सिंह सर, क्या वाकई में एक बार फिर से हमले शुरू हो सकते हैं? दोनों देशों में फिर से जंग शुरू हो सकती है? जिस प्रकार की बयानबाजी ट्रंप की तरफ से और जिस प्रकार से पोस्टरिंग ईरान की तरफ से। देखिए, फॉर द हाल फिलहाल इन्होंने सीज फायर का जो ड्यूरेशन है वो और 45 दिन से बढ़ा दिया गया है, 45 दिन तक अभी कर दिया गया है। तो इसमें कोशिश यही रहेगी कि बातचीत के जरिए ही जो है हल निकल आए, वो बेटर है। लेकिन उधर ईरान जो है अपने जो उनकी भी डिमांड है, जो भी 14 पॉइंट की जो लिस्ट बनाई है, उससे बिल्कुल भी चेंज करने को तैयार नहीं है। तो ये आफ्टर ऑल ये स्टेलमेट कब तक चलता रहेगा? ये अमेरिका पर भी भारी पड़ रहा है, ईरान पर भी भारी पड़ रहा है, दोनों के लिए है। इकोनॉमिकली ही ज्यादा नुकसान दोनों देशों को हो रहा है, भले ही युद्ध ना हो रहा हो। अब ये सीज फायर का ड्यूरेशन एक ऐसा है जहां पर दुश्मन जो है दोनों ही देश जो युद्ध में होते हैं अपनी तरफ से फिर से रिकूप करते हैं अपनी मिसाइलों का, ये इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस सारा कुछ इकट्ठा इस वक्त किया जाता है और वही वो चीज लेके चल रहा है। लेकिन अगर ये युद्ध हुआ तो इस बार के जो टारगेट चुने गए हैं, बिल्कुल सही है, मुझे ये नहीं समझ में आता ये टारगेट पहले क्यों नहीं एंगेज किए गए। जी, अगर ये पहले एंगेज कर दिए होते तो आज ईरान जो है ऑलरेडी घुटनों पर होता। एनर्जी पे लेकर इतना जो एनर्जी जो ईरान के अंदर की है, मैं ऑयल वालों की नहीं बात कर रहा हूँ, कम से कम जैसे इनके यूरेनियम वाले जितने रिफाइनरीज हैं इनके ये पावर प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, जो ये धमकी दे रहे थे, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, ये तो पार्ट ऑफ डिग्रेडेशन होता ही है। ये तो युद्ध में वैसे ही होना चाहिए था, क्यों नहीं किया मेरी समझ से बाहर है। इतना बड़ा देश अगर ये पहले कर दिया होता तो आज शायद हालात कुछ और होते। लेकिन अब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा है कि ऑपरेशनली या ईरान जो है हॉर्मूज को लेकर अपना एक अपर हैंड बनाए हुए है। उसकी वजह से पूरे दुनिया के सारे देशों का प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि भाई ये हॉर्मूज जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। जिस प्रकार से चीन की धरती से ही ट्रंप ने कहा कि चाइना हमारे साथ है हॉर्मुज को लेकर और परमाणु हथियारों को लेकर, और जैसे ही ट्रंप पहुंचे अमेरिका व्हाइट हाउस में, कहा जा रहा है कि अहम मीटिंग हुई और किस प्रकार से ईरान को इंगेज करना है, इसको लेकर व्हाइट हाउस और पेंटागन में चर्चा चल रही है। और कैसे हम देखें, क्या वाकई में ट्रंप पे मन बना चुके हैं कि इस ताकत को और कमज़ोर करना है? क्योंकि
खबरें हैं कि मिडिल ईस्ट से और इजराइल की तरफ से भी अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बरकरार है। देखिए राजेश जी, ट्रम्प की जो चीन की यात्रा हुई थी जी, दरअसल वो व्यापारिक यात्रा थी, लेकिन उसका असली मकसद था चीन की नब्ज को टटोलना कि वो ईरान के कितने करीब है और वो कितने हद तक जो है युद्ध में कूदकर ईरान को खुल्लम खुल्ला मदद कर सकता है। ये बात तो पुख्ता हो गई कि चीन या रशिया सीधे ईरान में उतर के इनको चुनौती नहीं देंगे। अब प्रश्न ये उठता है, उन्होंने उसे व्यापारिक संबंध स्थापित करके चीन को एक तरह से अपने कब्जे में कर लिया और उन्होंने ये बात भी उनके साथ में कह दी कि अगले 20 साल के लिए ईरान संभवतः तैयार हो जाएगा, वो किसी तरह का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगा। ये समाचार मिल रहे हैं और ये भी है कि ईरान, ये कहा जाता है कि हार्मोज की खाड़ी को खोलने के लिए तैयार हो गया है। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो फिर हमला करने का कोई कारण नहीं है। फिर उन्होंने ऐसी नौबत क्यों आई, किस तरह से दोष कह दे रहे हैं कि हमने टारगेट फिक्स कर दिए हैं और इनको हम तबाह कर देंगे। निश्चित रूप से चाणक्य नीति कहती है कि सांप के काटने से ज्यादा खतरनाक उसका फुफकारना होता है। तो मेरे विचार में तो ये एक तरह से फुफकारना मात्र है, जिससे कि सामने वाला और डर जाए और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी और शिथिल कर दे। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका की आंतरिक स्थिति है और अमेरिका से उसके नाटो के मित्र जो दूर होते चले जा रहे हैं, उनको देखते हुए ये सुनिश्चित है कि अमेरिका सीधा युद्ध में तो नहीं कूदेगा, अपने सैनिकों को वहां पर शहीद नहीं कराएगा और इसी तरह से कूटनीतिक और ध्वंसबाजी करके वो किसी तरह से समझौते किसी ना किसी रूप में हो जाएगा। और उसका एक और इंडिकेशन है कि ट्रम्प की यात्रा के तुरंत बाद ही पुतिन जो है चीन पहुंच रहे हैं। अब पुतिन अगर वहां चीन पहुंच रहे हैं तो अचानक कैसे चले गए, उनकी तो बिल्कुल दांत काटी रोटी का संबंध है। तो निश्चित रूप से ये एक जियो पॉलिटिक्स में अंडरग्राउंड करंट चल रही है और भविष्य के लिए ये दिशा निर्देश करेगी, जिससे कि एक अमन और चैन की हम उम्मीद कर सकते हैं। युद्ध तो अब बहुत हो गए, युद्ध करने वाले लोग अब इतने थक चुके हैं कि वो नहीं चाहते आगे और युद्ध बढ़े। ऐसा मेरा अपना विचार है राजेश जी। आपसे एक सवाल है, क्या क्योंकि अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ अपने हमले किए, 40 दिन तक लगातार अमेरिका हमले करता रहा, इजराइल हमले करता रहा, बीच में खबरें आई कि यूएई, कतर और ओमान ने भी अपने हाथों को आजमा लिया, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका की खुद की रिपोर्ट कह रही है कि 70% जखीरा मिसाइलों का, ड्रोन्स का अभी भी ईरान के पास मौजूद है। ग्राउंड ऑपरेशन क्या वाकई में इतना आसान होगा अमेरिका के लिए, और क्या हवाई हमलों से अमेरिका कितना ईरान को आघात पहुंचा पाएगा? सर, आपने मुझसे पूछा है? डॉक्टर साहब नहीं, आपसे नहीं, मेजर जनरल एसके सिंह सर से। अच्छा, तो इसमें ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले तो युद्ध की स्थिति आनी नहीं चाहिए। ये धमकीबाजी तो नेचुरली रहेगी, प्रेशर रहेगा एक दूसरे के ऊपर कि भाई आप आइए, टर्म्स पर, हमारे जो भी टर्म्स हैं आपस में बैठ के बात करें और इसको जो है सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो जो आप बतला रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों नहीं पहले ही ये डिस्ट्रॉय हो सकी, यही सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली डैमेज अमेरिका को ज़्यादा हुआ है। इंफॉर्मेशन हर तरीके से पूरी इनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई नहीं थी, नहीं तो ये मिसाइल्स के जितने भी ठिकाने हैं, ठीक है, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने हैं उन पे आप नहीं करना चाहते, उसके रिपरकशंस कुछ और होते हैं, लेकिन जितने मिसाइल साइट्स हैं, ड्रोन की साइट्स हैं, जो मिलिट्री बेसेस हैं, कम से कम वहाँ तो हमले मतलब बिल्कुल बर्बाद इनको कर देना चाहिए था। इतनी पिन पॉइंट वेपन्स हैं इन लोगों के पास, और साथ में बूट्स ऑन ग्राउंड का तो खैर मतलब ही नहीं है, और वो अमेरिका भी जानता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड वो नहीं उतारेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी, तो वो तो खैर उसका प्रश्न ही नहीं है। जो भी अगर आगे लड़ाई, वैसे तो उम्मीद कम है, लेकिन अगर हुई तो ये अगेन वैसे ही तरीका वही रहेगा, ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए, जिसमें अब जो चाहेगा अमेरिका की उसको पूरा बर्बाद, उसकी मिसाइल कैपेसिटी जी, ड्रोन वाली कैपेसिटी और एनर्जी जो प्लांट्स हैं रिफाइनिंग वाले खास तौर पे, वहां पर जो है वो हमला किया जाए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब यहीं से सवाल उठ जाता है कि क्योंकि अमेरिका ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, जो उसके पास बम्स हैं उनका इस्तेमाल किया है, और जितनी गहराई में ज़मीन के अंदर
ईरान ने अपनी फैसिलिटीज़ बनाई हैं, चाहे वो मिसाइल की हैं, ड्रोन्स की हैं, वहाँ तक अमेरिका चोट नहीं पहुँचा पा रहा है। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप ग्राउंड पर अपने फौजियों को नहीं उतारेंगे। कैसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर अमेरिका इस ऑपरेशन में उतरता है, क्या वाकई में कोई ऐसा हथियार है अमेरिका के पास, या फिर आर्मी का यूज़ करना ही पड़ेगा आपको एट द एंड? देखिए राजेश जी, हमास को जब इजराइल ने खत्म करने का संकल्प किया जी, और भारी भरकम बमबारी की, यहाँ तक कि उसने पूरी गाजा पट्टी को एक तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद भी उन सब टनल्स का पता नहीं लगा पाए कि जहां हमास एक्टिव है। आज की तारीख में भी हमास किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है, और ये एक दिन में तो हुआ नहीं है, कई सालों में हुआ है। तो निश्चित रूप से 1979 के बाद जब से वहां रजा शाह का पतन हुआ था, इसके बाद तालिबान सरकार आई थी, तभी से इनको अनुमान था कि एक ना एक दिन इनसे अमेरिका और पश्चिम के देशों से लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़े एक उचित तरीके से, एक रणनीतिक तरीके से टनल्स बनाकर उन्होंने अपने सब असला को वहां रख रखा है और वहीं से हमला करते हैं। और वो भी कितना पहाड़ी, क्योंकि ज्योग्राफी ने उनको बहुत मदद की है। 3 तरफ से वहां ऐसी पहाड़ियां हैं जिनको खोदकर उन्होंने बड़े बड़े ट्रेन उसमें बिछा दिए हैं, बड़ी बस्तियां बना दी हैं, जिस तरह की हमास में बनाई थी, गाजा की पट्टी में बनाई थी। यही एक कारण है कि आज हिजबुल्लाह को भी वो पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। रहा सवाल ये कि उनके टारगेट्स क्या थे और आगे क्या होंगे। निश्चित रूप से ईरान को अंडर एस्टिमेट लिया, ये माना अमेरिका ने कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला को प्रेसिडेंट को उठाकर ले गए, ऐसे ही जैसे ही आयतुल्लाह खोमेनी मरेंगे ये घुटना टेक देंगे। ये उनका कैलकुलेशन गलत हो गया। ठीक है और डॉक्टर इसी अंदाज में उनको ये पता नहीं था कि ईरान की असली ताकत क्या है। ईरान की असली ताकत एक है, एक तो देश की रक्षा के लिए मर मिटने की ख्वाहिश, और दूसरी उसकी असली जो शक्ति है वो ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में उसने काफी महती दक्षता हासिल कर ली है। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए मैं लौटता हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब पुतिन जाएंगे चीन। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, इसी महीने हो सकता है पुतिन का चीन दौरा। 40 से अधिक बार मिल चुके हैं जिनपिंग और पुतिन। बड़ी खबर इस वक्त की, 19-20 मई को चीन के दौरे पर रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब पुतिन जाएंगे चीन, इसी महीने हो सकता है पुतिन का चीन दौरा। 40 से अधिक बार मिल चुके हैं जिनपिंग और पुतिन। 19-20 मई को चीन के दौरे पर रहेंगे पुतिन। बड़ी खबर इस वक्त की, डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब पुतिन जाएंगे चीन। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, इसी महीने हो सकता है पुतिन का चीन दौरा। बड़ी खबर, 40 से अधिक बार मिल चुके हैं शी जिनपिंग और पुतिन। ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे, खबर को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। अब पुतिन जाएंगे चीन। ट्रंप के दौरे के बाद पुतिन का अहम दौरा, रक्षा, ऊर्जा, एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग होगा। अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी या कुछ हटकर। चीन रूस का व्यापारिक भागीदार है। चीन रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा का रूस जो है चीन का सबसे बड़ा ऊर्जा का निर्यातक भी है, और दोनों में बिना किसी सीमा के साझेदारी भी है। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, मेजर जनरल एसके सिंह सर के पास चलेंगे। मेजर जनरल एसके सिंह सर, अब ट्रंप अभी वॉशिंगटन पहुंचे नहीं थे, व्हाइट हाउस पहुंचे नहीं थे, उससे पहले खबर आ गई कि पुतिन की जो फ्लाइट है वो भी जल्दी ही बीजिंग में लैंड कर सकती है। क्या मायने इसके अचानक से चाइना की इतनी इंपॉर्टेंस या पावर सेंटर चाइना क्यों बनता दिखाई पड़ रहा है? देखिए राजेश जी, ये जो विजिट है रशिया पुतिन की, अब ये कोई शेड्यूल तो थी नहीं, अब ये अचानक से एक्चुअली बुलाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें बिटवीन ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में हुई है, रशिया को लेकर और ईरान को लेकर। अब देखिए रशिया से क्या बातें हो सकती हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। एक तो ये है कि उनकी जो यूक्रेन वॉर को भी लेकर हो सकता है वो कैसे सुलझाया जाए, उस पर भी चाइना प्रेशर बना सकता है रशिया के ऊपर। और दूसरा ये है कि जब सैंक्शंस हैं तो इनकी और जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स है, इतना सर्वाइव कैसे कर रहा है रशिया, इतनी लंबी वॉर, तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स और जो प्रोडक्शन है ये सारा जो है चाइना में चल रहा है। और चाइना को ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तेल की जरूरत है, हॉर्मुज से उतना आ नहीं पा रहा, तो बेस्ट है रशिया से।
एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग सैंक्शंस जो लगाई गई हैं, उसके बावजूद चाइना को कोई नहीं रोक सकता है। आप चाहे जितना तेल लीजिए, अभी भारत लेना शुरू कर देगा या ज्यादा लेगा तो उस पर बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो चाइना के खिलाफ ये लोग बात नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा ये लेकर, जिससे कि हमारा हॉर्मुज का रास्ता तंग है तो वहां से आए, और उनकी जो प्रोडक्शन है यहाँ पे उस पर भी कहीं ना कहीं बातें होंगी। और साथ में ईरान के ऊपर कैसे दोनों जने, बिकॉज ये दोनों ही देश जी। ईरान के काफी क्लोज हैं और मदद भी करी है इन्होंने, इनडायरेक्टली हेल्प बिल्कुल दोनों सर। देशों ने करी है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं बात जरूर बातचीत होगी होगी। कि किस तरीके से इस हॉर्मुज को कम से कम खत्म किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचे हैं, आपके पास में आना चाहूँगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो विजिट होने वाली है और चाइना और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियाँ, फिर अब पुतिन भी पहुँच रहे हैं बीजिंग सर। देखिए, चाइना और अमेरिका की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वो शुद्ध व्यापारिक है, रणनीतिक नहीं है, जियोपॉलिटिक्स से उसका थोड़ा गहरा संबंध नहीं है। लेकिन पुतिन और चीन के जहाँ तक सवालात हैं वो इतने गहरे संबंध है, वो तो आप यूँ मान के चलिए ब्लड रिलेशन है। इसलिए हम ये तो मानकर चलेंगे कि उन्होंने सलाह मशवरा करेंगे। और जी। इस समय 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है चीन के लिए। एक तो ये ताइवान के मामले में वो ठीक है डॉक्टर साहब। पुतिन क्या करें, और दूसरा इम्पोर्टेंट पुतिन का मुद्दा जो है वो ये है किसी भी तरह से पेट्रो डॉलर को नीचे दबा करके रूबल और युआन को किस तरह से उससे रिप्लेस किया जाए। इस बारे में मेरा ख्याल है कि वो निश्चित रूप दोनों से देशों कुछ ना में कुछ बातचीत हो सकती है, रणनीति लेकिन फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ब्रिक्स के देश एक वक्त तो ऐसा लगा कि डॉलर के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने लग रहा है कि ब्रिक्स के देशों को भी दबाव में ला दिया है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एसके सिंह सर, शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।